So students, welcome back once again. Today we are just going to start the Mendel's law of inheritance. अभी तक हमने मेंडल की बेसिक टर्मिनोलॉजी, मैकेनिज्म, मेथड्स, फोर्क लाइन मेथड, चेकर बोर्ड मेथड, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड. सारे के सारे एनालिसिस, सारे के सारे कंक्लूजन हमने देख लिया है. केवल उन्हीं कंक्लूजन के बेसिस पे मेंडल ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे और उन ऑब्जर्वेशंस को प्रपोज किया था इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ द फॉर्मुलेशन. सो व्हाट आर दोज फॉर्मुलेशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो आज हम देखने जा रहे हैं मेंडल के लॉ, जिसका आपको बहुत दिनों से वेट था. एंड नाउ आफ्टर दैट मच condensed content we are reaching to the concept of the Mendel's law of inheritance. So Mendel's law of inheritance is our today's topic. So here एक बड़ा क्वेश्चन आता है, सबने रटा हुआ है कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, 3 laws of the Mendel are there. So my dear student, originally Mendel has proposed 2 laws. Listen, originally Mendel has proposed 2 laws based on his observation. Those laws were there: the law of segregation, the law of independent assortment. मेंडल ने अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे केवल 2 लॉ दिए थे. वन इज कॉल्ड एज, 2 प्रिंसिपल दिए थे. वन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लेकिन बाद के पोस्ट मेंडेलियन वर्कर्स ने जब मेंडल के कॉन्सेप्ट पे रिसर्च करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, तो उन्होंने मेंडल के पहले ऑब्जर्वेशन को पहले लॉ के फॉर्म में एक्सेप्ट किया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेंडल के पहले ऑब्जर्वेशन को दे हैव एक्सेप्टेड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल एंड दैट ऑब्जर्वेशन वाज द डोमिनेंस, द फैक्टर्स डोमिनेंस. उन्होंने बताया था कि F1 जनरेशन में केवल हाइब्रिड्स आएंगे और जब एक डोमिनेंट जीन और एक रेसेसिव जीन साथ में आएगा तो उस समय केवल डोमिनेंट जीन अपना कैरेक्टर शो करेगा. तो बाद के मेंडेलियन वर्कर्स ने, पोस्ट मेंडेलियन वर्कर्स ने, जो उनका डोमिनेंस का ऑब्जर्वेशन था, दैट ऑब्जर्वेशन आल्सो बीइंग एक्सेप्टेड एज द लॉ ऑफ मेंडल. So nowadays what we are learning, that is Mendelian inheritance में there are 3 fundamental laws of genetics, 3 fundamental laws of Mendel. The first law is the law of dominance. बाद में जोड़ा गया लेकिन उसको पहला लॉ माना गया. The first law is the law of dominance. The second law, law of segregation. The third law is law of independent assortment. So presently how many laws are there? 3 laws. First one is law of dominance, added by the post Mendelian worker, but now this is accepted as the first law. Second one, the law of segregation. The third one, law of independent assortment. तो ये 3 लॉ हैं, one by one we have to go with those. Okay, अभी तक में आपने जितना मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ लिया है, that will be a fun to understand all these laws. Okay, so moving on to the first law of the dominance. माई डियर चाइल्ड, आप ये पहले से पढ़ चुके हो, बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझते हो. वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट क्या था? व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म फॉर अ पेयर ऑफ अ प्योर होमोजाइगस कैरेक्टर, then only one character expressed in first filial generation, that is F1 generation. The character expressed in F1 generation is called as dominant character, while the another character remain unexpressed is called as the recessive character. कई बार ये पढ़ चुके हैं. मेंडल का यही ऑब्जर्वेशन था, सबसे बेसिक ऑब्जर्वेशन था मेंडल का, कि जब भी हम किसी प्योर प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं, whenever we are performing a cross between a प्योर प्लांट विच इज प्योर फॉर द ट्रेट, होमोजाइगस प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे, होमोजाइगस ट्रेट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे. सो व्हाट विल हैपन? In F1 generation only one character will be expressed, that is the hybrid. F1 generation में hybrid character आएगा, क्योंकि हमने देखा था अभी मैथमेटिकल बाइनोमियल एक्सप्रेशन से भी कि 2 जीन्स की बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी होती है. तो 50% जीन्स विल कम फ्रॉम द डोमिनेंट वन एंड 50% विल कम फ्रॉम द रेसेसिव वन. तो वहाँ पे F1 जनरेशन में हमेशा हाइब्रिड ही बनेगा. दिस इज अ मोर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. F1 जनरेशन में हमेशा हाइब्रिड बनेगा, और वो हाइब्रिड हमेशा कैसा होगा? डोमिनेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे एक जिन, जो कैरेक्टर भी डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उन्होंने ये बताया कि F1 जनरेशन में इन द फर्स्ट फीलियल जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड, अनदर कैरेक्टर रिमेन अनएक्सप्रेस्ड. तो उनका ये कहना था द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड अनदर विच इज रिमेन अनएक्सप्रेस्ड आर हिडन, खत्म नहीं हुआ, which is remain unexpressed or hidden is called as recessive character. ठीक है, तो जो F1 जनरेशन में दिखाई दिया that is called as dominant character, और जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया that is called as recessive character. ये लॉ सिर्फ इसी ऑब्जर्वेशन तक लिमिटेड है, इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है.
हालांकि हर जगह जहां कहीं भी आप इस तरीके का क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कैसा होगा, आइदर विद द होमोजाइगस और विद द हेट्रोजाइगस, तो वो हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हुआ अपने को। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने क्या बताया था, इफ वी आर परफॉर्मिंग अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस traits, so F1 generation will have the hybrid and only one phenotypic expression. That phenotypic expression which expressed in F1 generation is called as the dominant one, and that is remain hidden or unexpressed is called as the recessive one. Example लेते हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको लिखना होगा वेन एवर द सेम क्वेश्चन इज देयर इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू गो विद दैट ओनली। तो एक्सप्लेनेशन किस तरीके से ना, लेट टेक एन एग्जांपल लाइक दैट। हमने कलर ऑफ फ्लावर लिया हुआ है, कलर ऑफ फ्लावर इज अ कैरेक्टर। अब इस कलर ऑफ फ्लावर के दो ट्रेट हो सकते हैं, आइदर वायलेट और रेड या वाइट। कैरेक्टर और ट्रेट में आपको अंतर पता है, मैंने आपको पहले ही बताया। कैरेक्टर मीन्स व्हाट, द एक्सटर्नल फिनोटाइपिक अपीयरेंस, या जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होता है वो ऑब्जर्वेबल फीचर होता है, दैट इज कैरेक्टर। और उसके दो फॉर्म होते हैं, दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, उसके ट्रेट्स कहलाएंगे। जैसे हाइट है तो टॉल और ड्वार्फ, कलर है तो रेड और वाइट, लाइक दैट। तो यहाँ पे कलर ऑफ फ्लावर इज द कैरेक्टर और उसके दो ट्रेट बनते हैं, दो जेनेटिक ट्रेट होते हैं, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल, आइदर वायलेट और रेड। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रेफरेंसेस है। बेसिकली वायलेट कलर वाज देयर ऑफ द फ्लावर, somewhere the red color is also there, so whenever these two colors are there, so they are being considered as the dominant one, and second one is the white one, ठीक है। अब क्रॉस कराना शुरू करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो प्योर पेरेंट्स के बीच में कराना है, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैंडल। तो प्योर पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया तो कैपिटल आर लेंगे, सो दैट इज फॉर द रेड, एंड स्मॉल आर फॉर द वाइट। इनके बीच में क्रॉस कराया P1 जनरेशन। आई एम हियर टेकिंग द गैमेटोजेनेसिस मेथड और गैमेट फॉर्मेशन मेथड बिकॉज ओनली द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज देयर, सो दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय यू। तो अब गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल आर अलग हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ गैमेटोजेनेसिस होगी तो दो गैमेट अलग हो जाएंगे, स्मॉल और स्मॉल आर। F1 जनरेशन में अब जो फर्टिलाइजेशन होगा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमेशा कैसे बनेंगे, आर का फ्यूजन स्मॉल आर के साथ होगा। इस आर का फ्यूजन स्मॉल आर के पास में कैसे, इफ दिस कैपिटल आर इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस वन तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इफ दिस कैपिटल आर इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस वन तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये किसके साथ में जुड़ जाए, इसके साथ में तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इसके साथ में जुड़ जाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमेशा चांसेस क्या बनेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन की। तो F1 जनरेशन में इसीलिए सारे के सारे ध्यान रखना है, इफ द पेरेंट्स आर प्योर होमोजाइगस, तो उस कंडीशन में हमेशा F1 जनरेशन में कैसे कैरेक्टर दिखाई देंगे, हेट्रोजाइगस, बट ऑल द हेट्रोजाइगस आर डोमिनेंट। ध्यान रखें, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, all the heterozygous are dominant, all the heterozygous are dominant, no heterozygous is recessive, all hybrids are dominant, heterozygous dominant। तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि इस F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर दिखाई दे रहा था, रेड कलर्ड ऑफ द फ्लावर, सो ऑल द F1 ऑफ स्प्रिंग्स आर हेट्रोजाइगस विद रेड कलर फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दिया, जितने भी ऑफ स्प्रिंग थे वे सारे के सारे रेड कलर के थे, और क्योंकि दोनों प्योर थे तो इसमें बनेगा क्या, हमेशा हेट्रोजाइगस बनेगा। तो ऑल द F1 ऑफ स्प्रिंग वर हेट्रोजाइगस विद रेड कलर ऑफ द फ्लावर, नो वाइट कलर्ड फ्लावर अपीयर। यहाँ पे जबकि दो कलर लिए थे रेड और वाइट, तो F1 जनरेशन में दोनों को आना चाहिए था, बट हुआ क्या, केवल एक ही कलर दिखाई दिया, दैट इज रेड नॉट वाइट कलर। सो दिस इज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि इन F1 जनरेशन ओनली हेट्रोजाइगस हैज बीन फॉर्म्ड एंड वन जीन हैज मास्ड द कवर ऑफ मास्ड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। एक जीन ने दूसरे जीन के इफेक्ट को दबा दिया, तो जिस जीन का असर यहाँ पे दिखाई दिया उसको अपन बोलेंगे डोमिनेंट जीन, और जिसका असर दब गया उसको अपन बोलेंगे रिसेसिव जीन। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज dominant and which remains unexpressed is called as recessive. So red color is dominant while the white color is recessive. Red color dominant होगा और white color कैसा होगा, recessive होगा। ये क्लियर हुआ अपने को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जो भी F1 जनरेशन में कैरेक्टर दिखाई दे रहा होगा वो आपका डोमिनेंट, और जो छुप रहा होगा वो आपका कहलाएगा रेसेसिव कैरेक्टर। सो हियर इन केस ऑफ दैट द ओनली रेड वाज एबल टू बी विजुअलाइज हियर, सो दैट इज डोमिनेंट। वाइट पूरी तरीके से गायब हो गया, तो दिस इज रेसेसिव वन। ओके, ध्यान रखने की बात है, द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिनेंट लेटर को या डोमिनेंट कैरेक्टर को हम हमेशा कैसे बताते हैं, कैपिटल लेटर से, और रेसेसिव कैरेक्टर्स को उसी कैपिटल के स्मॉल लेटर से बताते हैं। ये पहले भी अपन देख चुके हैं। द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दैट, रिमेंबर ऑलवेज द हेट्रोजाइगस सिचुएशन ऑलवेज डोमिनेंट, होमोजाइगस मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव।
Okay, but for recessive the pure homozygous condition is required. Once again I am repeating, heterozygous condition is always dominant, homozygous may dominant or recessive, but for recessive condition only प्योर होमोजाइगस रेसेसिव नेचर इज रिक्वायर्ड. अगर एक भी डोमिनेंट जीन है देन देयर विल बी नो एक्सप्रेशन ऑफ सच character under the influence of the dominant gene. So this is what all about the first law of Mendel, that is law of dominance. Moving on to the second law, that is called as law of segregation. So second law is law of segregation. We are just going to read out, I am just going to read out the statement of the second law. Just try to understand. When a pair of contrast trait brings together in a hybrid, the trait lives together without blending to each other and gets separated from each other during the process of gametogenesis. Once again, when a pair of contrast trait bring together in a hybrid, the trait lives together without blending to each other and gets separated from each other during the process of gametogenesis. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेन एवर वी आर जस्ट ब्रिंगिंग टुगेदर टू ऑफ द प्योर प्लांट्स और टू ऑफ द प्योर कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर, तो उसमें हमने देखा अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस में दे आर बीइंग कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ हेट्रोजाइगस आर इन फॉर्म ऑफ द हाइब्रिड्स. हाइब्रिड में होने का मतलब क्या हुआ कि टू जीन्स वर देयर ऑल टुगेदर. जैसे एग्जांपल लिया हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर का, तो ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ में आए, बट कैरेक्टर वॉज एक्सप्रेस्ड ऑफ ओनली वन, दैट इज ऑफ कैपिटल आर, नॉट ऑफ स्मॉल आर. तो उनका ये कहना था कि दोनों जीन एक दूसरे के साथ में रहते हैं इन द हेट्रोजाइगस, बट दे आर नॉट गोइंग टू ब्लेंड विद ईच अदर. they maintain their own existence. At the time of gametogenesis they are going to move separately into the next generation. ध्यान से समझे इस चीज को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब हम किसी प्योर होमोजाइगस प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन का फॉर्मेशन होता है. हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब टू डिफरेंट जीन, वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव जीन इज देयर. One dominant and one recessive genes are present all together, but this is not means कि one gene has been covered or completely abolished the effect of another gene. दोनों जीन एक दूसरे के साथ में रहते हैं, but they are not going to blend with each other. They are not going to make any new character. They are once again getting separated while the process of gametogenesis and move separately into the next generation. इसीलिए ये बोला गया कि हर गैमेट दूसरे गैमेट से प्योर होता है, और इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स नाम भी दिया गया. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब समझ में आ गया. both the gametes are segregating purely at the time of gametogenesis, moving separately into the next generation by the process of gametogenesis. So that is why it is called as law of purity of gamete. Gamete एक दूसरे के साथ रहते तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे से blend नहीं होते, अपनी purity maintain करके रखते हैं. कैपिटल आर का गैमेट स्मॉल आर के साथ में ब्लेंड नहीं होगा, स्मॉल आर का गैमेट कैपिटल आर के साथ में ब्लेंड नहीं होगा. दे बोथ विल प्रेजेंट, बट दे विल प्रेजेंट विदाउट ब्लेंडिंग विद ईच अदर. दिस इज व्हाट बेस्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. मेंडल के हर लॉ के कहीं ना कोई एक्सेप्शंस हैं, बट द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इज ऑलमोस्ट नॉन एक्सेप्शनेबल. कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, किसी भी तरीके से कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच लॉ ऑफ मेंडल इज 100% अप्लाइकेबल, सो the Mendel's law, the second law, that is law of purity of gamete, law of segregation, is 100% applicable, is 100% applicable in all the situations. Okay, so without any exception the second law of Mendel, that is law of purity of gamete or law of segregation, here is applicable. And third one, the very important point, the second law of Mendel or law of segregation or law of purity of gamete is only applicable for the monohybrid cross. Dihybrid cross में ये law applicable नहीं होगा. केवल मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाने के लिए मेंडल ने ये लॉ दिया था, क्योंकि हम यहाँ पे गैमेट्स की बात कर रहे हैं, ना कि कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. जस्ट टेक अ लुक. हमने एक कैरेक्टर उठाया है, दिस टाइम हम टेकिंग द न्यू कैरेक्टर आउट ऑफ दो 7 पेयर ऑफ द कैरेक्टर. नया कैरेक्टर ले रहे हैं अपन पोजीशन ऑफ फ्लावर का, क्योंकि हाइट आप देख चुके हैं, कलर ऑफ फ्लावर आप देख चुके हैं. अब नया कैरेक्टर ले रहे हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ द फ्लावर. अब उस पोजीशन ऑफ फ्लावर के दो ट्रेट बनते हैं, दो डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म बनते हैं. वन इज एक्सियल फ्लावर एंड वन इज टर्मिनल फ्लावर. एक्सियल फ्लावर का मतलब द फ्लावर विच
प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ द स्टेम, जहाँ पे एक्सियल बर्ड्स होती हैं वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, और टर्मिनल फ्लावर मतलब जो टर्मिनल बर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। तो एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट फ्लावर कहलाते हैं एंड द टर्मिनल फ्लावर आर द रिसेसिव फ्लावर, रेयर होते हैं। तो मूविंग ऑन टू द प्रोसेस ऑफ क्रॉस, सेम उसी तरीके से अपने को परफॉर्म करना है। तो P1 जनरेशन में हमने एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर के बीच में क्रॉस कराया, प्योर होमोजाइगस के बीच में क्रॉस कराया, कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच में क्रॉस कराया, गैमेटोजेनेसिस हुई, 2 गैमेट निकले, प्योरिटी ऑफ गैमेट, 2 गैमेट ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से अलग हो गए, ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से अलग हो गए। और यहाँ पे F1 जनरेशन में हम बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे क्रॉस को, हमेशा हेटेरोजाइगस बनेगा, हमेशा हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, और कैपिटल ए स्मॉल ए हमेशा एक्सियल फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, दैट विल बी द F1 हाइब्रिड। जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो डोमिनेंट आएगा। अब आगे क्या होता है, यहाँ तक तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में समझ चुके हैं। अब इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को जब आगे एक्सप्लेन किया मेंडल ने, तो दैट कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब सेल्फ क्रॉस कराते हैं। जो हेटेरोजाइगस कंडीशन बनी थी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इनके बीच में सेल्फ क्रॉस कराएंगे। जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यही पॉइंट समझने का है कि 2 गैमेट एक दूसरे के साथ में हैं, 2 जीन एक दूसरे के साथ में, कैपिटल ए और स्मॉल ए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए ने स्मॉल ए को खत्म कर दिया, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कुछ भी है, बट बोथ द जीन्स आर मेंटेनिंग देयर एग्जिस्टेंस। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते। कैसे? अगर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, दिस जीन द कैपिटल ए इज मूविंग सेपरेटली एंड स्मॉल ए विल मूव सेपरेटली। यहाँ पे भी वही सिचुएशन होगी, द कैपिटल ए विल मूव सेपरेटली एंड स्मॉल ए विल मूव सेपरेटली। मीन्स व्हाट, बोथ ऑफ द जीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर बट विदाउट ब्लेंडिंग टू ईच अदर। अब उसके बाद उन्होंने फिर से क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे होगा आप जानते हैं, हम चेकर बोर्ड मेथड से कर रहे हैं। 2 गैमेट यहाँ से बनेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, एंड 2 गैमेट्स विल बी फॉर्म फ्रॉम हियर, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब जब भी क्रॉस होगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा। तो जस्ट टेक अ लुक, ये क्या था पूरी तरीके से। अब देखिए 2 जीन्स एक दूसरे के साथ फिर से मिल गए, 2 डोमिनेंट जीन कैपिटल ए मिक्स टुगेदर विद ईच अदर एंड फॉर्म द कैपिटल 1। ये कॉम्बिनेशन फिर से अपीयर हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों एक दूसरे के साथ में आ गए। द थर्ड वन दैट इज स्मॉल ए, दैट वाज अ शॉकिंग रिजल्ट फॉर द मेंडल आल्सो। उन्होंने जबकि कोई कैरेक्टर लिया ही नहीं था, ही हैज टेकन द कैरेक्टर दैट इज एक्सियल फ्लावर विद द हेटेरोजाइगस कंडीशन, एक्सियल फ्लावर विद द हेटेरोजाइगस कंडीशन वेयर देयर इज नो terminal flowers were present. But here once again in F2 generation he was able to recover the terminal flowers once again. ये उनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने ये बताया, उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि there is no mean that one gene is being suppressed or killed up or abolished or degenerated by another gene. Both the genes present together with each other but without blending to each other. Whenever they are getting chance they will express themselves. ठीक है, सेपरेशन किस टाइम पे होता है? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस. दिस इज व्हाट द प्योरिटी ऑफ गैमेट. कैपिटल ए इज प्योर फ्रॉम द स्मॉल ए एंड स्मॉल ए इज प्योर फ्रॉम द कैपिटल ए. अगर ऐसा होता कि कैपिटल ए और स्मॉल ए एक दूसरे से अफेक्ट हो जाते तो ब्लेंड होकर नया कैरेक्टर बनाते. यहाँ नया कैरेक्टर नहीं बना, बल्कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर नहीं था वो दिखाई दिया इन F2 जनरेशन. द कैरेक्टर विच वॉज नॉट देयर इन F1 जनरेशन एक्सप्रेस इन टू द F2 जनरेशन. द टर्मिनल फ्लावर वॉज द कैरेक्टर ऑफ P1 जनरेशन. एक जनरेशन स्किप करके वापस अपीयर होता है तो कोई भी कैरेक्टर टर्मिनेट नहीं होता. वेन एवर द कैरेक्टर आर जीन इज गेटिंग चांस टू एक्सप्रेस इट सेल्फ, दैट टाइम इट विल गोइंग टू एक्सप्रेस दिस वन. दिस इज वॉट द प्योरिटी ऑफ गैमेट. दिस इज वॉट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब समझ में आ गया. Both the gametes, both the genes are segregating at the time of gametogenesis and moving independently into the next generation. और जब उनको जैसा मौका मिलेगा उस समय वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, फिर से जीनोटाइपिक रेशियो अपन समझने की कोशिश करते हैं. अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिला था? कैपिटल ए एक बॉक्स में है, कैपिटल ए स्मॉल ए 2 बॉक्स में हो गया, स्मॉल ए एक बॉक्स में. तो कैपिटल ए एक मिला, कैपिटल ए स्मॉल ए मिला, स्मॉल ए का फॉर्मेशन हुआ. तो दिस इज व्हाट. अब रेशियो क्या बनेगा इसमें? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस का.
तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों कैपिटल आ गया, तो होमोजाइगस डोमिनेंट एक दूसरे के साथ आ गए. वन पार्ट दैट मीन्स मेड बाय वन बॉक्स इज बीइंग कवर्ड विद दैट वन, सो 25% प्लांट यहाँ पे ये हो जाएंगे. कैपिटल ए स्मॉल ए टू पार्ट दे हैव कवर्ड, दैट मीन्स 50% प्लांट विद द heterozygous condition. And third one is small a with the one plant or one box, so that will with the only 25% population. तो रेशियो जीनोटाइप का क्या आएगा, 1:2:1 और 1:2:1 का मतलब क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट 1, heterozygous dominant 2 and homozygous recessive 3. Remember, homozygous recessive character will express only in the condition of when the homozygous condition express. heterozygous condition में कभी भी recessive character express नहीं होगा. अब बात करते हैं इनके बेसिस पे फिनोटाइपिक रेशियो की. तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट था, तो दैट विल बी एक्सियल फ्लावर. दैट वाज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, सो दैट विल वंस अगेन द डोमिनेंट, दैट इज एक्सियल फ्लावर. और ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल फ्लावर, बिकॉज दैट इज प्योरली रेसेसिव, दोनों स्मॉल ए है. तो एक्सियल फ्लावर में 25% प्लस 50%, तो ये कितना हो गया 75%, और ये कितना बचा 25%. तो एक्सियल फ्लावर कितना हो गया 75% इज टू 25%. तो रेशियो क्या बन जाएगा 3:1. 75% 3 पार्ट ऑफ द flowers produced in the F2 generations are dominant phenotype, are with the dominant phenotype, that is 3:1 and 1 part is of the recessive phenotype. ध्यान रखना है हमेशा आपको, ये रेशियो हमेशा पूछे जाते हैं. द जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 generation in law of segregation, law of purity of gamete in monohybrid cross is 1:2:1. The ratio is for the homozygous dominant, for heterozygous dominant, for homozygous recessive, and the second one, the phenotypic ratio whenever is being asked, so that is for the dominant to the recessive trait. So dominant to recessive 3:1 हमेशा आएगा यहाँ पे. ठीक है, ये क्लियर हो आपको. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए अप्लाइकेबल होता है. दिस इज द ओनली लॉ वेयर 100% एक्सेप्टेंस इज देयर, देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस वन. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि both the genes or both the gametes will remains together in an organism, in a cell, but they are not going to mix up with each other, they are not going to blend up with each other. दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं. जब गैमेटोजेनेसिस का टाइम आता है, सो दे आर मूविंग सेपरेटली इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. कैपिटल ए अलग हो जाएगा स्मॉल ए से, कैपिटल ए अलग हो जाएगा स्मॉल ए से, और फिर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एक बार फिर से मिक्सअप होते हैं. और इसी कारण द कैरेक्टर विच वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड और विच वॉज नॉट टेकन देयर इन F1 जनरेशन वॉज वंस अगेन रीअपेयर्ड इनटू द F2 जनरेशन. तो इससे ये भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि कोई भी कैरेक्टर खत्म नहीं होता. इंस्टेड द कैरेक्टर्स आर suppressed or hidden. Whenever these characters are getting chance, they will express themselves. तो ये क्लियर हुआ. अगर आपसे कभी मैकेनिज्म पूछी जाती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट की, तो आपको फिर से गैमेटोजेनेसिस ही एक्सप्लेन करना है कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस द टू गैमेट्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे मूव सेपरेटली. इन द कंडीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन आइदर दे विल फॉर्म द हाइब्रिड्स. सो जब हाइब्रिड बनाएंगे तो हाइब्रिड बनाने के टाइम पे दोनों एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे. देन टू दे आर नॉट गोइंग टू मिक्स अप विद ईच अदर. और हाइब्रिडाइजेशन के बाद में फिर से गैमेटोजेनेसिस होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस के टाइम पे फिर से वो सेपरेट होंगे और अगली जनरेशन में जाएंगे. सो दिस इज व्हाट द कॉमन प्रोसेस. और यहाँ पे जो रेशियो आया जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो, यू कैन एक्सप्लेन वेरी वेल. तो ये आई थिंक क्लियर हुआ. तो आज हमने 2 लॉ पढ़े मेंडल के. द फर्स्ट लॉ, तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द टुडेज कॉन्सेप्ट. हमने मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ इसमें, सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. टुडे ओनली वी हैव जस्ट ऑब्जर्व, मेंडल ने 2 लॉ दिए थे बेसिकली. द लॉज वर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिनको फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल एंड सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल माना जाता था. लेकिन बाद में पोस्ट मेंडेलियन वर्कर ने मेंडल का ऑब्जर्वेशन था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको भी एक लॉ के फॉर्म में एक्सेप्ट किया, एंड दैट हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल. तो नाउअडेज व्हाट वी आर डूइंग, we are observing 3 laws of Mendel. The first law, law of dominance. The second law, law of segregation.
थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके लिए होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या बताया था कि यदि वन पेयर ऑफ द प्योर कैरेक्टर्स ब्रॉट टुगेदर इन एन हाइब्रिड, so what will happen in the hybrid generation, the heterozygous will form, and that heterozygous will express the presence of only one character in F1 generation and an expression of another character। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो कहलाएगा डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर हिडन रहेगा वो कहलाएगा रेसेसिव कैरेक्टर। इसके बाद इसी को आगे बढ़ाया था सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। लॉ ऑफ डोमिनेंस को मेंडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था, मेंडल हैज़ एक्सप्लेन्ड ओनली द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया कि यदि हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेके आते हैं, वन पेयर ऑफ ट्रेट को एक साथ लेके आते हैं तो F1 हाइब्रिड बनेगा। F1 हाइब्रिड में वन हेट्रोजाइगस सिचुएशन विल बी देयर, वन डोमिनेंट जीन वन रेसेसिव जीन विल बी देयर, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कॉमन होगा, लेकिन जीनोटाइप एक्सप्रेशन दोनों का अलग अलग हो सकता है। जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन में दो अलग अलग तरीके के जीन्स होंगे, जीन्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मतलब जीन्स एक दूसरे के साथ रहते तो हैं, गैमेट एक दूसरे के साथ रहते तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं होते हैं। दे रिमेन्स विद ईच अदर विदाउट ब्लेंडिंग टू ईच अदर, दे आर मूविंग सेपरेटली टू द नेक्स्ट जनरेशन, कीपिंग देमसेल्फ टुगेदर विदाउट मिक्सिंग टू ईच अदर। कोई नया कैरेक्टर डेवलप नहीं करते, वो वैसे के वैसे उसी कंडीशन में रहते हैं। यही एक लौता मेंडल का लॉ है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, और इस लॉ को केवल अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए लगा सकते हैं। इसका रेशियो क्या होता है वो आपको बताया जा चुका है। जब आप जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं तो किस तरीके का रेशियो आता है? होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव। तो ये रेशियो कैसा बनता है आपका? 1:2:1। जब फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं तो डोमिनेंट और रेसेसिव का रेशियो आएगा, सो दैट विल बी द हेट्रोजाइगस that will be the dominant to the recessive and that will be the phenotypic ratio। अब ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली व्हाट टाइप ऑफ रेशियो हैज़ बीन आस्क्ड देयर इन एग्जामिनेशन, मोनोहाइब्रिड एंड जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक। डाई हाइब्रिड में केवल फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाता है, जीनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछा जाता है। सो इज दिस क्लियर टू यू ऑल? आई थिंक आई मेड क्लियर एवरीथिंग टू यू। अब आपका काम ये है माय डियर स्टूडेंट, I have taken for your practice only, for the practice purpose only, I have taken only one example for the explanation, but to get mastery you just go with all 7 characters of the Mendel। लिखने में practice हो जाए, इतने expertise हो जाए आपके पास में कि whenever such questions are there in front of you, you just close your eyes and will start writing and will reach to the final answer। So this is my request, you just go with all the examples, again and again make the cross, again and again make the practice, so that you get the mastery in the first and second law of the genetics। So this is from my side for the today। In the next lecture I will discuss the third law, that is law of independent assortment। Okay, so for that time, till the time, thanks for watching, thanks for being with me, thank you।